हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष आपके साथ डिस्कस करूंगा 26 जून का एडिटोरियल सेशन। उसी अंदाज में हम बात करेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन की। चलिए करते हैं स्टार्ट। ग्रेट थिंग्स नेवर हैपन फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन में रहकर आप बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ता है जब आप बड़ा मुकाम सोचते हैं, सपना देखते हैं। तो चलिए आप भी निश्चित रूप से कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, इसी आशा के साथ मैं शुरू करता हूं आज का एडिटोरियल। आशीष क्लासेस ऐप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जो नए स्टूडेंट्स उनको बता दूं कि सीधा डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाकर इसे आप सर्च कर सकते हैं आशीष क्लासेस नेम से। बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जल्दी यहाँ पे फ्री वीडियोस भी अवेलेबल करवाऊंगा, तो आज और अभी इसको डाउनलोड कर लें। आपके पास ऐप रहेगी तो निश्चित रूप से आप एक्सेस कर पाएंगे उन वीडियोज़ को। सेशन को एंड तक देखना ही है, हमेशा कहता हूँ। और कल जब मैंने बात की थी कि आपको 2-3 स्टूडेंट्स के नाम मैंने गिनवाए थे कि कमेंट बॉक्स में जाकर आप जब देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं आपके लिए, वो शुरू से लेकर एंड तक की सभी चीज़ों को समराइज़ करके लिखते हैं। जिन बच्चों को सेशन देखने का टाइम नहीं मिलता है तो वो उन चीज़ों को देखकर भी इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। कल बताने के बाद बहुत सारे और बच्चे उस लिस्ट में जुड़े हैं। जल्दी मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे रेगुलर रहते हैं, मैं नाम अनाउंस करूंगा, बताऊंगा आपको कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। चलिए बात करेंगे सेंसलेस डेथ्स। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और पसंद अगर आए, आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं और आपके अनुरूप चीजें मिल रही है तो जरूर से लाइक करके जाएं। सेंसलेस डेथ्स का मतलब क्या है? ये है ऐसी डेथ्स, ऐसे लोगों का मर जाना, इस प्रकार से मर जाना कि जो सेंसलेस है, बिल्कुल एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब जो नॉनसेंस चीज है, मतलब इसमें कोई तुक ही नहीं बैठता है कि इस प्रकार से किसी की डेथ कैसे हो सकती है ना। तो सेंसलेस डेथ का मतलब है कि ऐसी डेथ जो कि सेंसलेस है, कि इस प्रकार से तो किसी का मरना जायज नहीं है। ये तमिलनाडु की घटना है। तमिलनाडु में पिता पुत्र जो कि दुकान खोले बैठे थे अपनी, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक दुकानें रखते थे। कोरोना के टाइम, चूंकि लॉकडाउन के समय एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि इस समय सीमा के बाद में आप शॉप वगैरह को ओपन नहीं रख सकते हैं। इन्होंने वो चीज़ें नहीं मानी और उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में ले जाया गया। पुलिस कस्टडी में ले जाने के बाद इनकी डेथ हो गई है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है हमारे सिस्टम पर, पुलिस जो महकमा है उस पर, कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है। तो इन बातों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है ऑथर इस आर्टिकल के थ्रू। चलिए बात करते हैं स्टार्ट से। तो इस स्लाइड में आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। ये तो आपको देखना ही होता है हमेशा। तो यहां देखेंगे आप, डेथ जो शब्द है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हम सर्च करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको। डिस्ट्रेसिंगली एक वर्ड है, इसका ध्यान रखेंगे आप। डिस्ट्रेसिंगली जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है वो आप यहां देख सकते हैं, नीचे मैंने दिए हैं इसके सिनोनिम्स। वरिंग, अपसेटिंग, हैरोइंग, एगोनाइजिंग। परेशान कर देने वाला, चिंतित कर देने वाली चीज को डिस्ट्रेसिंग बोलते हैं। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस ly एडवर्ब बन जाता है, तो यहां पे ये एडवर्ब का काम करेगा। तब हम बात करें कि क्या ये कहना चाहता है। इवन फॉर अ कंट्री as inured to custodial violence as India, the death of a father-son duo arrested for a lockdown violation in Tamil Nadu is distressingly senseless। ठीक है, अब यहां पे क्या कहना चाहता है? इवन फॉर अ कंट्री, इवन तब लगता है जब आप स्ट्रेस डालना चाहो, इम्फेसाइज करना चाहो कि उसके लिए भी। तो ये कह रहा है कि उस देश के लिए भी, इवन फॉर अ कंट्री, उस देश के लिए भी। एज इन्योर्ड, इन्योर्ड जो शब्द है इसका मतलब यहां पे है एकस्टम्ड, लिख सकते हैं आप, एकस्टम्ड। ऐसे देश के लिए भी जो एकस्टम्ड है, जो अभ्यस्त है, जो आदी है, उसकी बात कर रहा है कि जो देश आदी है, जो अभ्यस्त है कस्टडियल वायलेंस का। आपको पता होना चाहिए कि जो आप लगाते हो अकस्टम्ड शब्द, उसके साथ प्रेपोजिशन लगता है टू, और देख लीजिए यहां पर भी टू का प्रयोग किया गया है इन्योर्ड के साथ भी। तो ऐसे देश के लिए जो इन्योर्ड है, जो एकस्टम्ड है, जो आदी है कस्टडियल वायलेंस का, कि न्यायिक हिरासत में लोग मर जाते हैं, न्यायिक हिरासत में अपराधियों की मृत्यु हो जाती है। एज इंडिया, तो ये कह रहा है कि कौन से देश की बात कर रहा है? ये भारत की बात कर रहा है। तो ऐसा देश जो कि उतना ही एकस्टम्ड है कस्टडियल वायलेंस का जैसे कि भारत है, ठीक है। द डेथ ऑफ अ फादर सन ड्यूओ, तो जो ये फादर सन ड्यूओ, ड्यूओ का मतलब होता है 2 लोगों का समूह। ड्यूओ क्या होता है? 2 लोगों का समूह। और ये जो कहानी शुरू होती है वो सोलो से शुरू होती है। सोलो होता है, ड्यूओ होता है, ट्रियो होता है ना, क्वार्टेट होता है, मैं बात कर लूंगा अभी। तो फादर सन ड्यूओ, फादर सन दोनों की जो मृत्यु हुई है, अरेस्टेड फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन, जिनको गिरफ्तार किया गया था किसके लिए? लॉकडाउन वायलेशन के चलते। लॉकडाउन वायलेशन का मतलब क्या हो गया कि लॉकडाउन के समय कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, उन रेस्ट्रिक्शंस का पालन उन्होंने नहीं किया और उसको क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। वायलेट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। और इसकी हम डिस्कशन कल कर चुके हैं कि इसका एक सिनोनिम हो सकता है इन्फ्रिंजमेंट। क्या हो सकता है?
इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हो, उल्लंघन को बोल सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट। तो कह रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया था फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन। किसके लिए? लॉकडाउन वायलेशन के लिए, मतलब इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया इसलिए। इन तमिलनाडु, कहाँ की घटना है? तमिलनाडु की है। ये जो घटना है वो इज डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस, ये डेथ सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहां पर है। ये डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस है, सेंसलेस यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा कि बिल्कुल नॉनसेंस है, एब्सर्ड है, इसको आप एब्सर्ड कह सकते हो, बेहुदा है, बेतुका है। और कैसा बेहुदगी है ये? डिस्ट्रेसिंगली है, मतलब चिंताजनक रूप से ये एब्सर्ड है। ठीक है, चिंतित करने का विषय भी तो है, इस कारण से कहा चिंताजनक रूप से ये एब्सर्ड है। बात समझ में आई? तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि एक ऐसा देश जो कि अभ्यस्त हो, न्यायिक हिरासत में मृत्यु जहां पे होती हो, ठीक है ना, जहां पे न्यायिक हिरासत जो हिंसा जब होती हो, ऐसे देश में, जैसे कि भारत की बात हम कर रहे हैं, तो डेथ जो है फादर सन डियो की, जिनको अरेस्ट किया गया था, ये अरेस्टेड यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि फादर सन डियो के आगे बता रखा है, इसको एक क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है कि फादर सन डियो के बारे में क्या विशेष सूचना है। तो सूचना है कि इनको गिरफ्तार किया गया था फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन, लॉकडाउन के वायलेशन के कारण। कहाँ की घटना है? तमिलनाडु की। और ये जो डेथ हुई है वो डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस है, वो चिंताजनक रूप से सेंसलेस है, मतलब नॉनसेंस है, मीन्स एब्सर्ड है। ठीक है, तो डिस्ट्रेसिंग के सिनोनिम्स आपको नीचे नजर आएंगे। डेथ सब्जेक्ट था, इज वर्ब थी, यही देखना था आपको। खास करके यहां पे जो वर्ड ड्यूओ था, मैं इसकी बता देता तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो। तो सोलो से स्टार्ट करते हैं इसको। सोलो होता है, फिर ड्यूओ होता है, ठीक है, फिर आप करते हो ट्रियो, फिर आप करते हो क्वार्टेट, ठीक है, फिर आप करते हो क्विंटेट, फिर आप करते हो सेक्सटेट, फिर आप लिखते हो सेप्टेट, ठीक है, फिर आप लिखते हो ऑक्टेट, ठीक है, फिर आप लिखते हो नॉनटेट, और फिर आप लिखते हो डेसेट। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो ये गिनती इस प्रकार से चलती है, मतलब जितनों का समूह है वैसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर एक व्यक्ति का एक ही है तो सोलो, दो व्यक्तियों का ग्रुप है तो ड्यूओ, तीन का है तो ट्रियो, चार का है तो क्वार्टेट, पांच का है तो क्विंटेट, छह का है तो सेक्सटेट, सेवन का है तो सेप्टेट, आठ का है तो ऑक्टेट, नौ का है तो नॉनटेट, और 10 का ग्रुप है तो डेसेट। तो ये है आपका, इससे मैंने निकाला, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस स्लाइड में तो इतना ही था। आगे की स्लाइड की बात हम करें तो देखिए यहां पर पी जयराज 58। अब यहां जो देखने की चीज है वो एक तो सब्जेक्ट आपको दे रखा है ये वाला, एक एलिजिडली क्या होता है, काफी बार वर्ड आता है न्यूज़पेपर में, काफी ज्यादा मतलब इसका इस्तेमाल होता है। एलिजिडली का मतलब होता है तथाकथित रूप से, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट है, ऐसा कहा जाता है, मतलब पूरी सूचना वैसे तो नहीं है किसी की जानकारी में, मतलब ऐसा नहीं कि खुद ने आपने देखा हो, लेकिन सुनी सुनाई बात हो तो फिर आप कहते हो तथाकथित रूप से। इसको आप इन शब्दों से रिप्लेस कर सकते थे, रिपोर्टेडली कर सकते थे, सपोज्डली कर सकते थे, परपर्टेडली कर सकते थे। तथाकथित रूप से रिपोर्टेडली हो सकता था, सपोज्डली हो सकता था, या परपर्टेडली हो सकता था, ठीक है जी। अब देखो पी जयराज 58। अब पी जयराज एक व्यक्ति का नाम है, इसकी आयु कितनी है? 58 साल की आयु थी। ये कौन थे? ये लकड़ी के व्यापारी थे। टिम्बर का मतलब लकड़ी मान लीजिए, इमारती लकड़ी होती है, उसके व्यापारी थे। एनिजिसन और उसके बेटे, इनका नाम जे बेनिक्स था। कितने आयु थी? 31 साल इनकी आयु थी। हु रैन अ मोबाइल शॉप सर्विस एंड सेल्स सेंटर। ये क्या चलाते थे? एक मोबाइल फोन सर्विस एंड सेल्स सेंटर, मतलब ये एक प्रकार से मोबाइल शॉप चलाते थे, ठीक है। वर अरेस्टेड। अब यहां दे रखा है वर अरेस्टेड, आपको इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि यहां पे हु जो दे रखा है, इसका जो सब्जेक्ट है वो तो, उसका जो सब्जेक्ट था जे बेनिक्स, उसकी वर्ब तो है ये वाली, ठीक है। रैन जो है वो जे बेनिक्स के लिए है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो पहले वाले शब्द के लिए आ रहा है, ठीक है। और जो वर अरेस्टेड है वो इन दोनों के लिए है, वो पी जयराज भी इसमें शामिल होंगे, जे बेनिक्स भी शामिल होंगे। इनको गिरफ्तार किया गया, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। फॉर एलिजिडली कीपिंग देयर आउटलेट्स। किसके लिए गिरफ्तार किया गया? कि उन्होंने अपने आउटलेट, आउटलेट का मतलब शॉप हो सकता है, आउटलेट का मतलब कोई भी आप कह सकते हो स्टोर हो सकता है। तो यहां पे जो सर्विस सेंटर था उसकी बात है। तो उन्होंने अपने आउटलेट खोले हुए थे, ठीक है, अपने शॉप, अपने स्टोर्स खोले हुए थे। आफ्टर परमिटेड आवर्स। कब तक खोले हुए थे? जितनी उनको अनुमति थी उससे भी आगे तक, उससे उस समय सीमा से भी बाहर, मतलब इन्होंने अपनी दुकानें ओपन की हुई थी। अब देखो आवर्स जो है वो नाउन है,
और नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। तो परमिटेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो गया। जब थर्ड फॉर्म में आप एडजेक्टिव लगाते हो तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया कि परमिटेड आवर्स में, और कहाँ की बात है, ये सतनकुलम टाउन है, तो इस टाउन की बात है, कहाँ की, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये जिला है, ये टाउन है। इस स्थिति में मतलब यहाँ पे जब दुकानें उन्होंने खोली हुई थी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया एंड रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, और इनको रिमांड पे ले जाया गया, जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में। जुडिशियल कस्टडी को हिंदी में बोलते हैं न्यायिक हिरासत। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं, कहानी सी है इस आर्टिकल में। पी जयराज जिनकी आयु 58 ईयर्स थी, थोड़ा सा परिचय दिया कि ये किसके व्यापार करते थे, तो ये टिम्बर ट्रेडर थे। उनके जो बेटे हैं उनका नाम जे बेनिक्स है, 31 ईयर इनकी एज है। इन्होंने ये चलाते थे मोबाइल फ़ोन सर्विस, ठीक है, सेल्स सेंटर चलाया करते थे। इनको गिरफ्तार किया गया किसके लिए, क्योंकि इन्होंने अपने शॉप्स को ओपन किया हुआ था, और ओपन किया हुआ था परमिटेड आवर्स के बाद में भी, जितने समय की इनको अनुमति थी उसके बाद में भी इनकी शॉप्स ओपन थी। ये सतनुकुलम टाउन की बात है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट की बात है, और इनको रिमांड पे ले जाया गया, जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में इनको ले जाया गया, ठीक है, जेल में डाल दिया गया मतलब। तो ये सब चीजें हैं। एलिजिबली के सिनोनिम्स आपको देखने थे। जे बेनिक्स के लिए वर्ब रैन है, और ये वर अरेस्टेड है, वो इन दोनों के लिए है, पी जयराज और जे बेनिक्स के लिए। क्लियर है बात। तो ये आपके सेकंड स्लाइड में था। इसके बाद हम बात करें द पुलिस क्लेम। याद रखिएगा, पुलिस जो शब्द है ये देखने पे तो लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ये होता हमेशा कैसा है, प्लूरल। पुलिस हमेशा प्लूरल रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी लगाएगी, वो हमेशा प्लूरल लगानी है आपको, ठीक है। वेन एवर यू यूज पुलिस एज ए सब्जेक्ट देन डेफिनेटली वी हैव टू यूज देयर प्लूरल काइंड ऑफ वर्ब। वी कैन नॉट यूज हियर सिंगुलर वर्ब। तो पुलिस क्लेम है तो क्लेम का क्लेम्स नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर क्लेम्स करते हो तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर, जबकि पुलिस को हमने क्या बोला, प्लूरल। इस कारण से वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो पुलिस का दावा है, पुलिस का दावा है दे टुक इल। अब ये दे जो है वो पिता पुत्र ड्यू के लिए है, वो बीमार पड़े। ये टेक इल जो होता है ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब बीमार पड़ जाना। नोट करिए इस बात को, टेक इल का मतलब है बीमार पड़ जाना, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बीमार पड़े। ऑन सक्सेसिव डेज का मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब लगातार होता है, क्रमबद्ध होता है। तो मतलब ये दिनों दिन, मतलब जैसे जैसे समय बीतने लग गया वैसे वैसे बीमार पड़ने लग गए कस्टडी में। वाइल बीइंग लॉज्ड इन अ सब जेल। तो उस स्थिति में देखो, वाइल के बाद में जब भी वर्ब लगती है, वाइल के ठीक बाद में जब भी वर्ब लगाते हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में लगाते हो आप। तो वाइल अपने साथ जब भी वर्ब लेगा वो किस रूप में लेगा, आईएनजी फॉर्म में लेगा, ये बात याद रखनी है। तो वाइल बीइंग लॉज्ड इन अ सब जेल, लॉज का मतलब वैसे ठहराने को बोलते हैं, है ना। तो लॉज का मतलब ठहराना है, लेकिन यहां पे आप यूं कह दीजिए जब इनको सब जेल में, मतलब छोटी जेल के अंदर जब रखा गया था उस समय ये यहां पे सक्सेसिव डेज में दिनों दिन मतलब बीमार पड़ते गए। एंड ब्रीथ्ड देयर लास्ट इन हॉस्पिटल, और अंतिम सांस ली। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, तो अंतिम सांस इन्होंने कहां ली, हॉस्पिटल में ली। तो अगर इन लाइंस की बात करें तो क्या था कि पुलिस का दावा है। मैंने कहा कि क्लेम प्लूरल क्यों आया, क्योंकि पुलिस यहां पे प्लूरल है। दे यहां पे पिता पुत्र दोनों के लिए है। टुक इल पास्ट की बात है, इस कारण से टुक लगा है, और टेक इल का मतलब एक फ्रेज है, इसका मतलब बीमार पड़ जाना होता है। तो पुलिस का दावा है कि बीमार पड़ गए, वो दिनों दिन बीमार पड़ते गए, बीमारी उनकी बढ़ती गई जब उनको सब जेल में रखा गया था, ठीक है जी। आगे, और उन्होंने अंतिम सांस ली कहां पे, हॉस्पिटल में। यहां तक क्लियर है शायद आपको। आगे देखिएगा, इन अ स्विफ्ट रेस्पॉन्स। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, रैपिड को कह सकते हो, रैपिड इसका सिनोनिम हो सकता है। तो स्विफ्ट रेस्पॉन्स का मतलब हो गया बहुत ही जल्द प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्स दिया। किसने, मदुराई बेंच ने। मदुराई बेंच किसकी है, मद्रास हाईकोर्ट की। तो मद्रास हाईकोर्ट की एक पीठ है मदुराई बेंच, उसने मतलब अपनी जल्द प्रतिक्रिया दी और क्या किया, विच टुक सुयोमोटो। ये सुयोमोटो जो है वो एक एडजेक्टिव फॉर्म में, यहाँ पे जो पेड यूजर्स हैं उनको तो खैर पीडीएफ मिलेगा इसका, उनको पता उसमें लिखा हुआ होता सब चीजें। एडजेक्टिव है, इसका वाक्य में यूज करके भी वहां पे दिया गया है आपको। और सुयोमोटो का जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो जरूर से लिखें इसको, ऑन इट्स ऑन, ऑन इट्स ऑन। इसका मतलब होगा कि अपने आप से, ऑन इट्स ऑन कह सकते हो, ऑन इट्स ऑन मोशन कह सकते हो, ठीक है, अपने आप से, बिना किसी दूसरे के सम्मिलित हुए, बिना किसी दूसरे के इन्वॉल्वमेंट के। तो यहां पे देखो जनरल प्रोसीजर क्या होता है कि जब कोर्ट में केस दायर होता है तो पुलिस वाले पहले किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, फिर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन मदुराई बेंच ने जब कोई सार्वजनिक मामला ऐसा हो जाता है कि जो पब्लिक को प्रभावित करता हो, सामाजिक कोई मुद्दा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट खुद से डिसीजन ले ले और कोर्ट खुद से मुकदमा दायर कर दे उस पर। तो ये यहां पे हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच है मदुराई बेंच, उसने क्या किया, स्विफ्ट रेस्पॉन्स में उसने सुयोमोटो कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस क्या है,
कॉग्निजेंस की स्पेलिंग याद रख सकते हैं आप कि यहाँ पे एस के जगह जेड भी मिल सकता है कई जगह पे आपको, वो स्पेलिंग भी ठीक होती है, ये वाली स्पेलिंग भी सही है, तो ये गलत नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। तो कह रहा है कॉग्निजेंस का मतलब क्या है, कॉग्निजेंस से मतलब होता है अवेयरनेस, नॉलेज या नोटिस। क्या मतलब होता है, अवेयरनेस, नॉलेज या नोटिस इसका मतलब होता है, मीन्स संज्ञान लिया, संज्ञान लेने को बोलते हैं क्या, कॉग्निजेंस। तो यहां जो मदुराई बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, उसने खुद ने इसका संज्ञान लिया, जानकारी ली ऑफ देयर डेथ, उनकी मृत्यु के बारे में। हैज डिसाइडेड, अब ये हैज जो है वो इसी को देखकर मैंने हाईलाइट किया हुआ है सब्जेक्ट को, तो इसने डिसाइड किया, हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी थी, तो इसने डिसाइड किया क्या, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी ये। मॉनिटर मतलब निरीक्षण करना, निगरानी बनाए रखना। प्रोग्रेस का मतलब क्या प्रगति है, किस चीज में, द स्टैच्यूरी मजिस्ट्रियल प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच, लिख सकते हो। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, प्रोब का मतलब क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन। ये काफ़ी मतलब एक फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है, काफ़ी बार आपको अखबार में मिलेगा, प्रोब मिल जाएगा, कॉग्निजेंस मिल जाएगा, एलएसडी मिल जाएगा। जब भी इस प्रकार के आर्टिकल होते हैं कोर्ट कचहरी संबंधी, वहाँ पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत बार होता है। स्टैच्यूरी का मतलब होता है वैधानिक, स्टैच्यूरी वार्निंग का भी आपने देखा होगा, जब भी आप सिगरेट वगैरह का पैकेट देखते हैं वहाँ पे स्टैच्यूरी वार्निंग लिखा होता है, तो वो होता है वैधानिक। मजिस्ट्रियल प्रोब का मतलब मजिस्ट्रेट आधारित जांच। तो कह रहा है कि भाई इसने डिसाइड किया है, किसने, मदुराई बेंच ने क्या डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे जांच करें, मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस किसकी, स्टैच्यूरी मजिस्ट्रियल प्रोब की, कि जो वैधानिक रूप से मजिस्ट्रियल प्रोब हो रही है, मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है उसकी। अब मैं रिपीट कर दूं इस चीज को कि इस आपको इस पेज में क्या सीखने को मिला है, आपको मिला है कॉग्निजेंस का मतलब। तो मैंने दोनों स्पेलिंग लिखी है, वैसे कॉग्निजेंस की स्पेलिंग यहाँ पे ये दे रखी थी, मैंने आपको ZANCE भी लिख के दिया है, कारण है कि दोनों स्पेलिंग पॉसिबल है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान का मतलब अपने नोटिस में लेना, तो ये अवेयरनेस, नॉलेज या नोटिस के सिनोनिम्स हैं। एक चीज आपको देखनी थी, टेक इल, ये एक फ्रेज आई, टेक इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, है ना। और एक दे रखा है सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब क्रमबद्ध, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिवली इफ समथिंग हैपेंस दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। एक आपको देखना है कि पुलिस सब्जेक्ट जब हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्लेम का प्रयोग है। एक आपको देखना था कि मदुराई बेंच यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब दे रखी थी हैज डिसाइडेड। एक आपको देखना था यहाँ पे कि सियो मोटो एक एडजेक्टिव है, सियो मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन या ऑन इट्स ओन, अपने आप से। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा था कि पुलिस का दावा है कि वो बीमार हो गए, दिनों दिन बीमार होते गए, है ना, जब वो उनको रखा गया था सब जेल के अंदर। और मैंने ये भी बताया कि वाइल के साथ में आईएनजी लगेगा जब भी वर्ब आएगी, तो ये बी का फॉर्म था, इस कारण से इसको आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है। तो पुलिस का दावा है कि वो बीमार पड़ गए सक्सेसिव डेज में, जब उनको सब जेल में रखा गया था और उन्होंने अपनी अंतिम सांस कहां पे ली, हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यहां तक क्लियर है। फिर कह रहा है स्विफ्ट रेस्पॉन्स में, बहुत मतलब तेजी से ये प्रतिक्रिया देते हुए मदुराई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, उसने क्या किया, उसने अपने आप से संज्ञान लिया इस मामले का। मतलब यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने जाके कोर्ट में बताया कि भाई ये मुकदमा है, अब आप देख लो, संभाल लो। इसमें तो खुद ने, कोर्ट ने, उस पीठ ने, उस बेंच ने खुद ने संज्ञान लिया है इसका, उनकी डेथ का। और मदुराई बेंच ने डिसाइड किया है कि बेंच जो खुद है वो इस प्रोग्रेस जांचेगी। यहाँ पे जो प्रोग्रेस चल रही है मजिस्ट्रियल प्रोब की, मजिस्ट्रेट आधारित जांच की, वो उसको मॉनिटर करेगी, ये इस बेंच ने कहा है। तो मुझे लगता है कि यहां तक तो कोई समस्या आपको है नहीं। आगे की हम बात करते हैं। देखो, इट हैज आस्क्ड फॉर अ स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस एंड ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफ्ड। यहां दो लाइन्स हैं, इट सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, तो इट हैज आस्क्ड, इट किसके लिए है, ये बेंच के लिए है। कौन सी बेंच है, मदुराई बेंच है। तो इट हैज आस्क्ड फॉर अ स्टेटस, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ये कॉल फॉर जैसे होता है ना, वैसे ही आस्क फॉर होता है डिमांड करना। तो इट हैज आस्क्ड फॉर ए स्टेटस रिपोर्ट, इसने डिमांड की है या बेंच ने कहा है कि भी हमें स्टेटस रिपोर्ट ला के दो। स्टेटस रिपोर्ट का मतलब क्या है, कई बार आप जैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो तो स्टेटस क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट यू आर फीलिंग यू एक्सप्रेस थ्रू योर स्टेटस, राइट। तो यहाँ पे ऐसी चीज है कि इट हैज आस्क्ड फॉर ए स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस, कि पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट की डिमांड की है बेंच ने, एंड ऑल्सो डायरेक्टेड, और साथ ही में यहाँ पे निर्देशित किया है। डायरेक्टेड का मतलब आदेश दिया कह सकते हो, ऑर्डर दिया कह सकते हो। और ऑल्सो का प्रयोग मैंने काफी बार बताया है आपको कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, जब सेंटेंस में मैन वर्ब होती है तो ऑल्सो मैन वर्ब के पहले आता है। डायरेक्टेड यहाँ पे मैन वर्ब है, इसलिए ऑल्सो का प्रयोग इससे पहले है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दिया, मैंने रिपीट कर दिया है। तो कह रहा है इट हैज आस्क्ड फॉर ए स्टेटस रिपोर्ट, मदुराई बेंच ने स्टेटस रिपोर्ट की डिमांड की है फ्रॉम द पुलिस, किससे, पुलिस वालों से, एंड ऑल्सो डायरेक्टेड, और इसने ये भी निर्देश दिया है
दैट द ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफ्ड। अब देखो याद रखिए इस चीज को, ये जो बी बीच में ऐसे आ रहा है, निर्देश दिया है, इसका मतलब ये एक प्रकार का कौन सा सेंटेंस हो गया है, इंपेरेटिव। क्योंकि कभी जब निर्देश देते हो या एडवाइस देते हो या आप रिक्वेस्ट करते हो तो ऐसी कंडीशन में आप उसको मानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं इसको ग्रामर की लैंग्वेज में। तो इसी तरीके से ये बनाया गया है, दैट द ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफ्ड। अब आप पूछोगे कि सर अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो दैट कैसे लग गया, ठीक है ना, आप ऐसा पूछ सकते हो कि दैट कैसे लग गया। तो दैट नहीं लगाते तो सीधा सीधा यहां पे ऐसा आ जाता, डायरेक्टेड टू डू ऑटोप्सी, ऐसा सीधा बन जाता है ना। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट किया गया है उसका कारण ही ये है कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया, इसी कारण से इसको पैसिव में कन्वर्ट करके लिखा गया कि ऐसा किया जाए। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंस को आप दैट लगा के करते हो तो आगे वाला पार्ट जो है आपका वो पैसिव स्ट्रक्चर ले लेता है, ये भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो मदुराई बेंच ने स्टेटस रिपोर्ट की डिमांड की है पुलिस से और ये कहा है, मतलब निर्देशित किया है कि ऑटोप्सी को वीडियोग्राफ किया जाए, मतलब जो ऑटोप्सी हो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमें लाके दो। ऑटोप्सी का मतलब यहाँ पे पोस्टमार्टम से है। देखो दो तीन चीजें होती हैं, एक ऑटोप्सी होता है, एक बायोप्सी होता है और एक होता है नेक्रोप्सी। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। ऑटोप्सी जो शब्द है इसका मतलब तो पोस्टमार्टम है, मतलब कोई डेड बॉडी है उसका परीक्षण करना है कि किस कारणों से मृत्यु हुई है, तो उसकी जांच तो आएगी ऑटोप्सी में। बायोप्सी एक प्रकार का ये आप डायग्नोस्टिक मेथड है, जब किसी व्यक्ति की बीमारी की जांच करनी हो तो शरीर में से कहीं से टिश्यू निकालकर, जो प्रभावित अंग है, जिस बीमारी से, किसी बीमारी से प्रभावित जो अंग है वहां से कुछ टिश्यू निकालकर उसकी जांच की जाती है, वो डायग्नोस्टिक मेथड के लिए उसको कहते हैं बायोप्सी। नेक्रोप्सी होता है वो बराबर ऑटोप्सी है, लेकिन जानवरों पर अगर हो तो नेक्रोप्सी है, इंसानों पर अगर हो तो ऑटोप्सी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। मैंने डिफरेंस में बिटवीन लगाया है, याद रखना डिफरेंस अपने साथ में बिटवीन ही लेता है, अमंग नहीं लेता है, इवन दो वी टॉक अबाउट मोर देन 2 और 3 वर्ड्स, ठीक है, मोर देन 2 वर्ड्स, देन ऑल्सो वी हैव टू यूज बिटवीन व्हेनेवर वी यूज डिफरेंस इन अ सेंटेंस। याद रखिएगा ऑटोप्सी है, पोस्टमार्टम है, इंसानों के लिए उसके डेड बॉडी का परीक्षण होता है, इसमें भी डेड बॉडी का परीक्षण है लेकिन ये एनिमल्स के लिए होता है। और बायोप्सी जो है वो होता है किसी उत्तक विशेष, मीन्स किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति प्रभावित है किसी बीमारी से और जो भी अंग उसका प्रभावित है तो उस अंग विशेष से आप अगर उत्तक निकाल के डायग्नोज करते हो उस चीज को, बीमारी कैसे हुई है, तो वो चीज जो है वो कहलाती है बायोप्सी। चलिए आ जाते हैं। तो कह रहा है कि भाई ऑटोप्सी को वीडियोग्राफ करने का निर्देश दिया है कि वीडियोग्राफ किया जाए, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग करके हमें भेजी जाए। आगे देखेंगे, चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी हैज अनाउंस्ड अ कंपनसेशन ऑफ ₹10 लाख ईच while 2 sub-inspectors have been suspended and an inspector placed on compulsory wait। तो कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी इनका नाम है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने घोषणा की है, हैज अनाउंस्ड, घोषणा की है किस चीज की, कंपनसेशन, मुआवजा। कंपनसेशन को क्या बोलते हैं, मुआवजा। तो इन्होंने मुआवजे की घोषणा की है। कितना मुआवजा दिया गया है, प्रत्येक को 10 लाख, मतलब परिवार को कितना मिल जाएगा, 20 लाख। 2 व्यक्ति हैं। वाइल 2 सब इंस्पेक्टर्स, जबकि 2 सब इंस्पेक्टर्स हैव बीन सस्पेंडेड। ये हैव बीन सस्पेंडेड है, ये क्या कहानी हो गई, ये पैसिव वॉइस बन गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। एंड एन इंस्पेक्टर प्लेस्ड ऑन कंपल्सरी वेट, और एक इंस्पेक्टर जो है उसको प्लेस किया गया है। अब वैसे तो गलत है स्ट्रक्चर इसका, मैं आपको टाइम दूं, अगर इस वीडियो को पॉज करके आप देखें गलती क्या है आपको समझ में आ रहा है कि वैसे तो गलत है। यहां पे देखिए, यहां हैव बीन जो दे रखा है, आगे जो एन इंस्पेक्टर प्लेस्ड ऑन कंपल्सरी वेट है, ये भी पैसिव वॉइस का ही है कि एक इंस्पेक्टर को कंपल्सरी वेट पर रखा गया है, 2 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आप अगर ये सोचते हैं कि हैव बीन से यहां भी काम चल जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि हैव बीन जो है वो लग रहा है 2 व्यक्तियों के लिए, 2 सब इंस्पेक्टर्स प्लूरल के लिए। यहां पे एक ही इंस्पेक्टर है तो यहां पे हैज बीन करना पड़ेगा कि नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है तब आपको चेंज करके लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप करके भी काम चला सको। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब सेम ही चाहिए होती, मान लो यहाँ पे 2 इंस्पेक्टर्स 3 इंस्पेक्टर्स होता, तो फिर डेफिनेटली हम इसको ड्रॉप करके प्लेस्ड ही चला सकते थे, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे मुआवजे की घोषणा की है, 10 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेंगे। 2 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, एक इंस्पेक्टर को कंपल्सरी वेट पर छोड़ दिया। कंपल्सरी वेट का मतलब है कि उसको इस स्थिति में छोड़ा गया है कि कोई दूसरा भाई इनके पद पर आएगा, दूसरा कोई व्यक्ति कहीं से ट्रांसफर होकर यहां संभालेगा चार्ज, तब आप चले जाना, तब तक आपको यहां पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। इस प्रकार के को बोलते हैं कंपल्सरी वेट। नेक्स्ट देखिए, द मेयर सस्पेंशन ऑफ पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व्ड इज एन एडिक्वेट रेस्पॉन्स टू एन इनक्रेडिबली रॉन्गफुल अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी। द मेयर सस्पेंशन, मेयर जो शब्द है इसका मतलब होता है ओनली, मेयर बराबर ओनली। तो कह रहा है कि केवल
सस्पेंशन, भी 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया गया तो केवल सस्पेंशन। और पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब स्टाफ है, ये काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है स्टाफ। तो पुलिस स्टाफ को सस्पेंड करना ही, केवल स्टाफ को सस्पेंड करना। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व वाली कहानी समझिएगा। अगर नाउन के बाद में इन्वॉल्व आया, अगर नाउन के बाद में इन्वॉल्व आया तो इसका मतलब होता है शामिल, एनकम्पास्ड, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड। अगर नाउन से पहले इन्वॉल्व आया, इन्वॉल्व है और फिर नाउन दे रखा है तो इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड। क्या मतलब है इसका? कॉम्प्लिकेटेड। ये वैसे मैं ग्रामर की डेप्थ में जाके बताऊं आपको तो ये जो ऊपर वाला प्रयोग है वो पोस्ट पोज एडजेक्टिव का प्रयोग है नाउन के बाद में, और नाउन से पहले है तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जब नाउन से पहले होता है तो ये कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, जटिल कर देता है, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग देता है। लेकिन जब ये नाउन के बाद में होगा तो इसका मतलब होगा शामिल, ठीक है। एनकम्पास्ड, इनकॉर्पोरेटेड, मैंने जब बताया आपको इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो केवल सस्पेंशन उन पुलिस वालों का जो कि शामिल थे इस घटना में। इज किसको देखकर है? सस्पेंशन को। इज एन इनएडिक्वेट रेस्पॉन्स। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। तो ये तो बिल्कुल अपर्याप्त सा रेस्पॉन्स है टू एन इनक्रेडिबली रॉन्ग अब्यूज। किसके प्रति रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स के साथ में हमेशा टू लगता है, ये हम बात कर चुके हैं पिछले सेशंस में। जो नए बच्चे हैं वो लिखें इस बात को कि रेस्पॉन्स के साथ में टू लगता है तो ये एक अपर्याप्त सी प्रतिक्रिया है। किसके प्रति प्रतिक्रिया है? एन इनक्रेडिबली रॉन्गफुल अब्यूज। अब्यूज यहां पे नाउन है, रॉन्गफुल यहां पे एडजेक्टिव है। जनरली जो FUL एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, चाहे पेनफुल हो, चाहे हार्मफुल हो, चाहे ब्यूटीफुल हो, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनका एंड फुल से होता है लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं होते हैं, जैसे कि कपफुल है, स्पूनफुल है, माउथफुल है, ये सब नाउन होते हैं। अदरवाइज जनरली ये होता है कि फुल एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इनक्रेडिबली है फिर वो एडवर्ब हो गया। याद रखिएगा कि नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब, तो यहाँ पे इनक्रेडिबली एक एडवर्ब है। एन का प्रयोग देखकर भी कर सकते थे, ये भी बता चुका हूं मैं आपको कि आर्टिकल के बाद कितने शब्द हैं दैट यू हैव टू काउंट। आर्टिकल के बाद यहां 3 शब्द थे, तीसरा शब्द नाउन होगा, दूसरा शब्द एडजेक्टिव होगा, पहला शब्द जो बिल्कुल नजदीक होगा वो एडवर्ब होगा। 2 ही शब्द होते तो पहला एडजेक्टिव होता, दूसरा नाउन होता। अगर एक ही शब्द होता तो केवल नाउन होता, है ना। इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। क्या मतलब होता है इनक्रेडिबली का? अविश्वसनीय रूप से। तो कह रहा है कि पुलिस वालों का, पुलिस स्टाफ का जो कि इस घटनाक्रम में शामिल था, उसका केवल सस्पेंशन की अगर बात करते हो तो ये इज एन इनएडिक्वेट रेस्पॉन्स, ये एक अपर्याप्त सी प्रतिक्रिया है टू एन इनक्रेडिबली रॉन्ग अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार, कि अधिकारों का गलत तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से, सरप्राइजिंगली ये गलत तरीके से प्रयोग हुआ है अधिकारों का, तो इसके लिए ये प्रतिक्रिया गलत दी है आपने बाय द लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी। और किसके द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग? अब्यूज का मतलब गाली देना भी होता है इफ इट हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब, बट हियर यू कैन सी दैट दिस वन इज अ नाउन, दैट इज व्हाई आई एम ट्रांसलेटिंग इट इनटू द अपोजिट फॉर्म ऑफ यूज। यूज का मतलब उपयोग करना, अब्यूज का मतलब दुरुपयोग करना। तो ये लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी, लॉ एनफोर्समेंट का मतलब कानून को लागू करने वाली, एनफोर्समेंट का मतलब लागू करना होता है, मशीनरी का मतलब तंत्र। कानून लागू करने वाला तंत्र कौन है? पुलिस वाले हैं। तो ये कह रहा है कि पुलिस वालों के द्वारा जो ये एक प्रकार से दुरुपयोग हुआ है अपने अधिकारों का, इसके प्रति आपने एक प्रतिक्रिया दी है कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इससे काम नहीं चलने वाला है, ये इतना एडिक्वेट नहीं है, ये अपर्याप्त सी चीज आपने की है। समझ में आ गया? आगे देखो, द पुलिस शुड रजिस्टर अ केस ऑफ मर्डर एंड द मैटर टेकन ओवर बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। द पुलिस शुड रजिस्टर ए केस। पुलिस को क्या करना चाहिए? एक केस रजिस्टर करना चाहिए। शुड यहाँ पे क्या है? ये मॉडल है, सुझाव देने के लिए आता है, सजेशन देने के लिए आता है। मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आती है, रजिस्टर का प्रयोग है। तो पुलिस को यहाँ पे एक केस रजिस्टर करना चाहिए ऑफ मर्डर। किसका केस? हत्या का केस। एंड द मैटर टेकन ओवर, और मैटर ले जाना चाहिए। अब समझिए एक बात को, अब अगर यहां पे भी गलती है, कई बार मैं देखता हूं कि द हिंदू वाले भी गलती कर देते हैं और यहां पे गलतियां हैं। देखो, अगर मैं यहां पे ऐसे मान लेता हूं कि द मैटर टेकन ओवर बिल्कुल सही है, इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि यहां जैसे शुड आया था तो यहां भी शुड ही होगा, आप यही मान के चलोगे। और शुड अगर होगा तो इसका मतलब यहां पे तो टेक आना चाहिए था, नहीं क्या? लेकिन चूंकि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आगे देखो बाई लगा के दे रखा आपको, तो ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे शुड भी होना चाहिए। और अगर शुड भी होना चाहिए तो आपको क्लियरली इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे शुड भी लगे, क्योंकि उस शुड से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? शुड भी टेक ऑन ओवर। टेक ओवर का मतलब अधिग्रहित करना होता है, अपने अधिकार में लेना होता है।
तो पब्लिक मतलब पुलिस को एक हत्या का केस दायर करना चाहिए यहाँ पे। और जो मैटर है, जो मामला है, द मैटर इसलिए है क्योंकि हमें पता है कौन सा मामला है, कौन से मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित हो चुका, तो द लगा हुआ है। तो जो मैटर है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, मतलब साफ सुथरी जांच पड़ताल के लिए ईमानदारीपूर्ण, फेयर का मतलब यहाँ पे ईमानदारीपूर्ण, ऑनेस्ट तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। जैसे सीबीआई हो गया, तो सीबीआई इस मामले की जांच करे, ऐसा कुछ कहना चाहता है। तो पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिए, किसका? हत्या का। और ये जो मामला है पूरा, ये हत्या वाला मामला है, इसको किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए टेक ओवर करना चाहिए, अधिग्रहित करना चाहिए। समझ में आ गया मुझे लगता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे कह रहे हैं कस्टडियल डेथ्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ द परवेसिव यूज ऑफ द टॉर्चर इन इंडियाज पुलिस स्टेशंस फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडमिशंस ऑफ क्राइम, बट इट इज नॉट अनकॉमन रिग्रेटेबली फॉर द पुलिस टू यूज देयर पावर एंड अथॉरिटी टू सेटल पर्सनल स्कोर्स। अब देखिए, कस्टडियल डेथ्स मतलब न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतें, आर ऑफन द रिजल्ट। अब ये जो सब्जेक्ट हो गया इसको देखकर आर है, ये होती हैं ऑफन अक्सर, द रिजल्ट परिणाम किसका? ऑफ मतलब का, के या की, द परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, परवेसिव का मतलब व्यापक, व्यापक का मतलब यूं कह सकते हो आप कि जो यूबिक्विटस है, जो एवरीवेयर है ना, जो मतलब जिसका प्रभाव काफी बड़ा स्तर पे है, वाइड रेंजिंग है, उसको बोलेंगे परवेसिव। परवेसिव यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। परवेसिव क्या काम करेगा? यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा, और यूज यहां पे क्या काम करेगा? नाउन का काम करेगा। तो कह रहा है कस्टडियल डेथ्स जो है, न्यायिक हिरासत में होने वाली जो डेथ्स हैं, वो अक्सर परिणाम होता है परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर की। बड़े स्तर पर आपने किसी को टॉर्चर किया है, आपने किसी को प्रताड़ित किया है, इसी का परिणाम है। इन इंडियाज पुलिस स्टेशन, कहां पर? भारत के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर। और किसके लिए यूज किया है, किसके लिए टॉर्चर किया गया है? तो आगे दे रखा है फोर लगा के, तो फोर जब लगता है इसका मतलब है कि आप उद्देश्य बताना चाहते हो कि यह पर्पस था ऐसा करने के लिए। तो टॉर्चर क्यों किया जाता है लोगों को या अपराधियों को? किसके लिए? फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडमिशंस ऑफ क्राइम, की वो अपराध कबूल ले। एक्सट्रैक्ट का मतलब वैसे निकालना होता है, देख सकते हो आप कि एक्सट्रैक्ट का टेक आउट, ड्रॉ आउट, ड्राइव, पुल आउट, और परवेसिव के दे ही रखे हैं यूबिक्विटस, वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल। ठीक है, तो टेक आउट बाहर निकालना, ताकि आप उनका एडमिशन, एडमिशन का मतलब स्वीकृति, स्वीकार करने का प्रोसेस। क्राइम का मतलब अपराध, कि अपराध उन्हीं ने किया है, ये कबूलवाने के लिए, ये उनसे कबूल करवाने के लिए टॉर्चर का इस्तेमाल करती है पुलिस। बट इट इज नॉट अनकॉमन, लेकिन ये सामान्य है। देखो, अनकॉमन नेगेटिव वर्ड है ना, कॉमन का अनकॉमन किया है, ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव मिलके बन जाएंगे पॉजिटिव। इसका मतलब कहोगे कि ये असामान्य नहीं है, इसका मतलब ये सामान्य है। बात सीधी सी हो गई, सामान्य है, लेकिन ये सामान्य है, तो इट को देखकर इज लग रहा है। रिग्रेटेबली मतलब बड़े कह सकते हो कि ये खेदजनक है, रिग्रेटेबल खेदजनक है। फॉर द पुलिस टू यूज देयर पावर, कि पुलिस वाले जो हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। देखो, पुलिस प्लूरल है, इसी कारण से यहाँ पे देयर है। तो पुलिस, द पुलिस टू यूज देयर पावर, कि पुलिस वाले अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। एन अथॉरिटी, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। टू सेटल पर्सनल स्कोर्स, किसके लिए? अपनी व्यक्तिगत हिसाब चुकता करने के लिए। यहाँ पे पर्सनल स्कोर का मतलब व्यक्तिगत हिसाब, कि पुरानी दुश्मनी कोई उनकी हो, खुद से ही निजी दुश्मनी हो, वो निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक की बात क्या थी कि कस्टडियल डेथ जो है वो किसका परिणाम है? कि भारत के पुलिस स्टेशंस में क्या होता है कि टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपराधियों से अपराध कबूल करवाना चाहते हैं। लेकिन ये सामान्य बात है, खेदजनक है ये बात कि पुलिस वाले जो हैं अपने पावर या फिर इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? पर्सनल स्कोर्स के लिए, सेटल करने के लिए, अपना खुद का हिसाब, निजी हिसाब चुकता करने के लिए। आगे देखेंगे तो इफ द डेथ ऑफ जयराज एंड बेनिक्स, ये तो पिता पुत्र हैं, ये पिता है, ये पुत्र है, इन दोनों की जो डेथ है ये सब्जेक्ट हो गया। आर, अब देखो यहां भी गड़बड़ है, तो हिंदू ने गड़बड़ कर दिया, यहां पे भी या तो डेथ्स होता तब आर आता, या फिर डेथ है तो यहां पे इज आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? या तो यहां पे डेथ्स होता तब जाके आर आता, या फिर डेथ ही सब्जेक्ट है तो इज आएगा। लेकिन चूंकि डेथ से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो तो डेथ्स आएगा तो यहां पे आर आएगा। लेकिन जो ये इफ द डेथ ऑफ जयराज एंड बेनिक्स, जो डेथ हुई है जयराज और बेनिक्स की, आर अल्टीमेटली एस्टैब्लिश्ड एज कस्टडियल मर्डर, अल्टीमेटली अंतिम रूप से, फाइनली, अल्टीमेटली फाइनली, तो ये अंतिम रूप से स्टैब्लिश्ड, इसको माना जाता है या स्थापित किया जाता है एज कस्टडियल मर्डर, मतलब न्यायिक हिरासत में ये हत्या हुई है एज ए रिजल्ट ऑफ टॉर्चर। और किस कारण से हत्या हुई है? प्रताड़ित किए जाने के कारण, ये परिणाम हो गया इसका, तो प्रताड़ना के परिणाम स्वरूप। और असोल्ट बाय द पुलिस, या फिर पुलिस के द्वारा हमला किए जाने के कारण। असोल्ट का मतलब होता है अटैक,
असॉल्ट से मतलब है अटैक, पुलिस के द्वारा हमला किए जाने के कारण। तो कह रहा है इट वुड ओनली मीन, इसका मतलब केवल यह होगा, इट यहां पे सब्जेक्ट है, इसको देखकर वुड है, इसका मतलब यह होगा दैट द प्रॉब्लम इज मच डीपर, कि प्रॉब्लम जो है, ये सब्जेक्ट है प्रॉब्लम, इसको देखकर इज है, ये काफी ज्यादा गहरी है। कल ही हमने चर्चा की थी कि वेरी जो है अपने साथ में डिग्री लेता है पॉजिटिव, और मच डिग्री कौन सी लेता है, कंपैरेटिव। देखो बार बार में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, तो ये आपका फायदा है कि चीजें रिपीट होती हैं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में चीजें इन्वॉल्व कर सकते हो आप, बार बार में ऐसा ही पूछा जाता है। तो इट वुड ओनली मीन, इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम ज्यादा गहरी है। देन इसलिए लगाया क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव आ गई, डिग्री कंपैरेटिव देन लगेगा। किसकी तुलना में, द मेयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स, मेयर का मतलब केवल, ओनली। किसकी तुलना में गहरी है, कि अगर आप केवल ये समझते हो कि केवल कमी है प्रोफेशनलिज्म की, इन्वेस्टिगेटिव मेथड मतलब पूछताछ करने वाले तरीके, कि आप किसी अपराधी से कोई मतलब पूछताछ करना चाहते हो, अपराध का बुलवाना चाहते हो, उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इससे भी बड़ा मैटर है, इतनी ही बात नहीं है, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डेथ्स हैं जेराज और बेनिक्स की, वो अल्टीमेटली ऐसा माना जाएगा कि ये कस्टडियल मर्डर है, ये न्यायिक हिरासत में होने वाली हत्या है, और ये हत्या इस कारण से हुई है कि प्रताड़ित आपने बहुत ज़्यादा किया है। और इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है, उसकी तुलना में बड़ी है, कि अभी तो हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव मेथड से प्रोफेशनलिज्म की कमी है, लेकिन कमी नहीं है, इससे ही बड़ी प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इट माइट इंडिकेट अ डिफरेंट पैथोलॉजी अमंग पुलिस ऑफिशियल्स दैट मेक्स देम इन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड हार्म अगेंस्ट द वीक। इट माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। माइट का प्रयोग या तो वीक पॉसिबिलिटी कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो वीक पॉसिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, वीक पॉसिबिलिटी या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी, इसके लिए आता है माइट का प्रयोग, दूर की संभावना। इट सब्जेक्ट है, इट माइट इंडिकेट, तो हो सकता है कि यह संकेत करे अ डिफरेंट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब यहां पे रोगाणु विज्ञान, रोग विज्ञान नहीं है। पैथोलॉजी का मतलब वैसे तो रोग विज्ञान ही होता है, जहां पे बीमारियों की जांच की जाती है, जहां पे पता पैथ लैब होती है ना, वहां जांच ही तो होती है। तो ये कह रहा है कि यहां पे पैथोलॉजी का मतलब विकृति कह सकते हो, डिटीरियोरेशन कह सकते हो, या फिर डेविएशन फ्रॉम वर्क कह सकते हो, कि कोई व्यक्ति अपने राह पर, जैसे मैं टीचर हूं, पढ़ाने के अलावा कुछ करता हूं, अगर मेरे को जो शोभा नहीं देता वो काम करता हूं, तो वो कहलाएगा पैथोलॉजी, राइट। तो ये कह रहा है कि इट माइट इंडिकेट, तो ये चीज ऐसा संकेत कर सकती है कि अब डिफरेंट पैथोलॉजी अमंग पुलिस ऑफिशियल्स की, एक अलग प्रकार की जो विकृति है, अलग प्रकार की जो डेविएशन है, अपने पथ से भटकाव है अमंग पुलिस ऑफिशियल्स, किसके बीच, पुलिस अधिकारियों के बीच, दैट मेक्स देम। अब ये दैट जो है वो इसको देखकर लग रहा है तो मेक्स आएगा, क्योंकि पैथोलॉजी सिंगुलर है। दैट मेक्स देम इन्फ्लिक्ट वायलेंस, इसके कारण वो क्या करते हैं, देखो मेक प्लस इन्फ्लिक्ट, मेक प्लस इन्फ्लिक्ट, और आगे हार्म दे रखा है। तो यहां पे मेक जो है कॉजेटिव वर्ब का काम करेगा, मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में आता है, तो इसके बाद में V0 लगता है, याद रखिएगा इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूँ समझ लीजिए कि मेक के बाद में जब भी कोई वर्ब लगाओगे तो वो बेस फॉर्म के रूप में आएगी, उसमें एस और एस नहीं आएगा, उसमें टू भी नहीं जुड़ेगा, वो सेकेंड फॉर्म में भी नहीं आएगी और वो थर्ड फॉर्म में भी नहीं आएगी, इसको याद रखेंगे आप। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये हो सकता है कि संकेत करे कि डिफरेंट पैथोलॉजी है, एक अलग प्रकार की, मतलब कह सकते हो कि विकृति है, डेविएशन है, भटकाव है पुलिस वालों के बीच, जो भटकाव उनको ऐसा कर देता है कि वो हिंसा का सहारा लेते हैं। इन्फ्लिक्ट का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे कह सकते हो कि कोई चीज़ पीड़ा देना, है ना, किसी को सफ़र करना, तो ये हिंसा का सहारा ले सकते हैं। एंड हार्म और अगेंस्ट द वीक, और किसका सहारा ले सकते हैं, हार्म का, नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसके खिलाफ करते हैं, ये सारा किसका खिलाफ लेते हैं, जो वीक तबका है। ये द वीक है ना, ये बन रहा है वीक पीपल के लिए, याद रखना। द के साथ जब एडजेक्टिव लगाते हो तो इसका मतलब हो जाता है प्लूरल नाउन। तो ये कहना चाहता है द वीक का मतलब है वीक पीपल, मतलब जो कमजोर लोग हैं उनकी बात कर रहा, तो कमजोर लोगों के खिलाफ पुलिस ये हथियार यूज करती है, इस्तेमाल करती है। तो यहां तक की बात में क्या है कि इस चीज से एक बात ये समझ में आ सकती है, ये बात निकल के आ सकती है, ये संकेत निकल कर आ सकता है कि एक अलग प्रकार की भटकाव है पुलिस वालों के बीच, पुलिस वाले अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है, और उस कारण से क्या होता है कि वो हिंसा का सहारा लेते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, किसके खिलाफ, ये वीक लोग जो होते हैं उनके लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द करंट लॉकडाउन there have been innumerable reports, often backed by video footage, of the police and of officials attacking citizens in the name of enforcing restrictions and awarding personalized punishment or on violators, and sometimes kicking and overturning carts containing items for sale। वैसे बहुत आसान लैंग्वेज देखो,
सिंस मतलब जब, तब से ही, कब से, अर्ली डेज ऑफ द करंट लॉकडाउन, जो वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है उसके शुरुआती दिन जो थे उससे ही देयर हैव बीन लग रहा है इन्यूमरेबल रिपोर्ट्स को देखकर। इन्यूमरेबल का मतलब होता है काउंटलेस, न्यूमरस। इन्यूमरेबल का मतलब होता है काउंटलेस या फिर न्यूमरस, मतलब अनगिनत। तो अनगिनत ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, ऑफन बैक्ड बाय वीडियो फुटेज, और वो रिपोर्ट्स अक्सर वो सपोर्टेड थी, मतलब उनको साथ प्राप्त था वीडियो फुटेज का। रिपोर्ट ऐसा नहीं कि अफवाह उड़ा दी गई है, वहां पे वीडियो फुटेज भी थे, वीडियो क्लिपिंग्स उनमें थी। ऑफ द पुलिस एंड ऑफिशियल्स, क्या था उसमें कि पुलिस वाले और जो अधिकारी हैं वो सिटीजन्स पर अटैक करते दिखाए गए उन वीडियो फुटेज में। इन द नेम ऑफ, किस नाम पे, तो इन द नेम ऑफ एनफोर्सिंग रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शंस लगाने के नाम पर, कि कहा गया था कि सभी दुकानें बंद रखनी है, कोई व्यक्ति बाहर नहीं घूमेगा, तो इन रेस्ट्रिक्शंस को एनफोर्स करने के नाम पर वो अटैक करते दिखाई दिए। एंड अवॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड पनिशमेंट, ये हमने शायद 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि पनिशमेंट के लिए एक जो कॉलोक्वियल हो सकता है वो अवार्ड हो सकता है, पनिशमेंट देने के लिए अवार्ड यूज कर सकते हो। तो कह रहा है कि एंड अवॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड पनिशमेंट, और व्यक्तिगत पनिशमेंट देते हुए नजर आए। व्यक्तिगत पनिशमेंट मतलब जो मन में आए वैसे पनिशमेंट उन्होंने दिया। ऑन वायलेटर्स, ये पनिशमेंट किसको दिया है, ये पनिशमेंट दिया है जो उल्लंघन करता है, वायलेट करने वाले हैं, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है उनको। एंड समटाइम्स, और कई बार ऐसे देखने में आया कि किकिंग ठोकर मारना, लात मारना। एंड ओवरटर्निंग कार्ट्स, कार्ट्स का मतलब गाड़ियां, जिन गाड़ियों में बिक्री के लिए सामान था उन गाड़ियों को इन्होंने उल्टा भी कर दिया। ओवरटर्न का मतलब पलट देना, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो शुरुआती दिन थे लॉकडाउन के, तब से ही ऐसे अनगिनत रिपोर्ट्स आई हैं जिनको वीडियो फुटेज का सहारा मिला है। वीडियो फुटेज के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि पुलिस वाले और जो अधिकारी लोग हैं वो मतलब नागरिकों पर अटैक कर रहे हैं, किस नाम पर, रेस्ट्रिक्शंस को एनफोर्स करने के नाम पर, और व्यक्तिगत या अपने मनमाने ढंग से वो उनको पनिश कर रहे थे। और कई बार ऐसा देखा गया कि वो लात मार रहे हैं, या फिर जिन गाड़ियों में सामान है बिक्री के लिए उन गाड़ियों को उल्टा कर रहे हैं, पलट रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसमें। नेक्स्ट देखिए, इन दिस केस, इस केस में द फादर वॉज थ्रेस्ड, थ्रेस्ड का मतलब पीटना, बुरी तरीके से पीटना, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में फादर वॉज थ्रेस्ड, तो ये पैसिव वॉइस से पिता को पीटा गया। इवन बिफोर बीइंग टेकन टू द पुलिस स्टेशन, अब बिफोर लग गया तो ये प्रेपोजिशन है, इस कारण से आईएनजी लगना था बीइंग, तो पुलिस स्टेशन ले जाए जाने से पहले उसको पीटा गया, ठीक है। तो इस केस में पिता को पुलिस, यहां तक कि पुलिस स्टेशन ले जाए जाने से पहले भी पीटा गया। Their offense would have only attracted section 188 of IPC, IPC होता है इंडियन पेनल कोड, ठीक है, आचार संहिता, जिसको मतलब ये जो एक नियमावली है संविधान में जो दे रखा है कि इस सेक्शन के अधीन मतलब तहत आप सजा दे सकते हो। देयर ऑफेंस, उनका अपराध, देयर मतलब पिता पुत्र का अपराध, ऑफेंस का मतलब अपराध। वुड हैव ओनली अट्रैक्टेड, वुड हैव मतलब ऐसा होता है ना, ये इमेजिनेशन है क्योंकि अब तो ये मर चुके हैं तो कुछ बात रह नहीं गई है, बस केवल ये हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि उस समय ये धारा लग सकती थी इन पर। तो ऐसा हो सकता था कि अट्रैक्टेड सेक्शंस, अट्रैक्टेड मतलब सेक्शंस का मतलब इन पर धारा लगाई जाती। आईपीसी की धारा 188 किस पर लगती है, फॉर डिसओबेइंग द टाइम रेस्ट्रिक्शंस ऑर्डर्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर कोई आदेशित टाइम रेस्ट्रिक्शन है, देखो टाइम रेस्ट्रिक्शन, टाइम का प्रतिबंध, जो कि किसके द्वारा आदेशित है, पब्लिक और सर्वेंट के द्वारा, उसको डिसोबे कर दिया है, उसकी आपने अवमानना की है, आपने मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो आप पे धारा कौन सी लगती है, 188। तो उनके अपराध के अनुसार उन पर धारा लगती है 188 आईपीसी की धारा। किसके लिए, डिसोबे करने के लिए, मतलब बात नहीं मानने के लिए। किसको डिसोबे किया, टाइम रेस्ट्रिक्शंस को। किसके द्वारा ऑर्डर था, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। बट दे वर ऑल्सो बुक्ड, लेकिन उन पर ये भी सजा, मतलब ये धारा तो लगाई गई लेकिन साथ में इनको सजा दी गई। बुक का मतलब होता है पनिश करना, ठीक है। इन पर धारा लगाई गई अंडर सेक्शन 383, ये धारा लगाई गई 383। ये किस में लगती है, एक्सटोर्शन बाय थ्रेट, थ्रेट का मतलब धमकी, एक्सटोर्शन मनी आप समझते होंगे, एक्सटोर्शन का मतलब धमकी दे के पैसा लेना, है ना, पैसा लेना, उसको बोलते हैं एक्सटोर्शन। तो एक्सटोर्शन बाय थ्रेट के कारण यहाँ पे धारा लगी इन पे 383 की। एंड सेक्शन 5062 ये धारा लगी किसके लिए, क्रिमिनल इंटीमिडेशन। इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकाना, डराना, ठीक है। इंटीमिडेट से बनता है, ये एक वर्ड है इंटीमिडेट, ये वर्ब होती है। इसका मतलब होता है रेप्रीमेंड, मतलब धमकाना, डराना, रेप्रीमेंड, या फिर चेस्टाइज कह सकते हो, चेस्टाइज, या फिर कास्टिगेट कह सकते हो। ये सब डांटना, धमकाना, इसी को बोलते हैं। तो क्रिमिनल इंटीमिडेशन का मतलब है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए उन्होंने डराया, धमकाया है किसी को, तो इस तरीके की धारा इन पर लगाई गई। तो कह रहा है कि उनका ऑफेंस जो है वो आईपीसी की धारा 188 के अधीन आता था,
धारा लगनी चाहिए थी 188। 188 किस लिए लगती है कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने आप पर आदेश दिया कि भाई आप टाइम रेस्ट्रिक्शन मतलब बाउंड हैं, आप इस टाइम समय सीमा के बाद में रोड पर नहीं घूम सकते, दुकानें नहीं खुली रख सकते। इन्होंने ऐसा किया था तो 188 लगनी चाहिए थी, लेकिन उन पर यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया, एक सेक्शन लगाया गया 383। इसका मतलब होता है कि उन्होंने डरा धमकाकर पैसे लेने चाहें। एक इन्होंने धारा लगी 506 सेकेंड, तो इसका मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। इसका मतलब आपने डराने धमकाने का काम किया है, इस कारण ये धारा लग गई। तो ये सब चीज़ें इन पर लगाई गई। आगे देखिएगा, इट इज़ वेल नोन, ये बिल्कुल वेल नोन मतलब अच्छे से जानते हैं। वेल नोन, नॉन जो है वर्ब है, वेल एडवर्ब है, ये अच्छे से जानते हैं। अब इट को देखकर इज है, द पुलिस इंक्लूड, पुलिस को देखकर इंक्लूड है कि पुलिस जो है वो शामिल करती है इंटिमिडेशन इन द एफआईआर। इंटिमिडेशन वाली बात थी ना, वो शामिल करती है 506 वाली जो बात थी, अभी मैंने बात की थी ना, ये जो 506 वाली बात की थी, तो ये इस वाली धारा को शामिल करती है, धारा 506 को। सोलेली मतलब ओनली, सोलेली मतलब इसका एकमात्र कारण ये होता है, सोलेली बराबर ओनली। केवल किस लिए? केवल ऑब्टेन एन ऑर्डर ऑफ रिमांड, ताकि इनको प्राप्त हो जाए। ऑब्टेन का मतलब होता है गेट, कि इनको प्राप्त हो जाए रिमांड का आदेश। ठीक है, ये चाहते हैं भी, आदेश लेते हैं कि हमें अनुमति दो कि हम रिमांड पे ले सकें इसको। तो उसके लिए इनको कुछ ऐसी धाराएं लगानी पड़ती हैं जिनसे कोर्ट भी, या फिर कहें कि जिनसे इनको अनुमति मिलती है, वो भी यहाँ पे कन्विंस हो जाए कि हाँ पुलिस वाले ठीक ही काम कर रहे हैं। तो इट इज़ वेल नोन, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि पुलिस जो है वो इंक्लूड करती है इंटिमिडेशन को एफआईआर में केवल इस उद्देश्य से कि इनको रिमांड के ऑर्डर मिल जाए, एज इट इज नॉन अवेलेबल। क्योंकि कारण क्या है, क्यों रिमांड के ऑर्डर लेना चाहते हैं और क्यों ये धारा शामिल करते हैं? क्योंकि ये गैर जमानती चीज है, इसमें जमानत संभव नहीं है। नॉन अवेलेबल मतलब गैर जमानती है। इफ दे आर बेंट अपॉन, यदि वो, ये कौन है, ये पुलिस वाले हैं, ये इसके लिए आ रहा है। यदि पुलिस वाले जो हैं वो तुले हुए हैं, बेंट के साथ में ऑन या अपॉन लगता है। बेंट ऑन या अपॉन का मतलब होता है किसी काम पर करने को उतारू होना, किसी काम को करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना, तुले हुए होना। तो यदि पुलिस वाले तुले हुए हैं किस चीज पर, अपॉन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। सेंडिंग समवन टू जेल, यदि वो चाहते हैं कि किसी को जेल भेजना ही है, कुछ भी हो जाए, तो फिर तो भैया यहाँ पे इनको सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, वो नॉन अवेलेबल इसीलिए करते हैं कि ताकि इसकी जमानत नहीं हो, और वो तुले हुए हैं इस बात पर कि जेल तो भेजना ही भेजना है, तो इसलिए इसका सहारा लेते हैं। द इंक्लूजन ऑफ नॉन अवेलेबल सेक्शंस, तो ये जो इंक्लूजन जो है वो इंक्लूड करने का प्रोसेस है। याद रखिएगा, इंक्लूड है वो तो वर्ब है, इंक्लूड तो क्या है, वर्ब है, और इसकी नाउन बनाई है इंक्लूजन। तो ये जो समावेशीकरण है, ये जो शामिल करने का प्रोसेस है, शामिल क्या किया है, नॉन अवेलेबल सेक्शंस को, उन धाराओं को शामिल करने की बात है जिनसे जमानत नहीं मिलती है। फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन, कौन से, किस चीज के लिए, लॉकडाउन वायलेशन के लिए, कि इनका उल्लंघन किया था लॉकडाउन का। ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, इसका शामिल किया जाना। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब परवर्स का मतलब यहां पे एक प्रकार से भ्रष्ट कह सकते हो, एंड प्रायर इंक्लिनेशन है ना। परवर्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा, बिल्कुल बेईमानी पूर्ण तरीके से, भ्रष्टता से। और प्रायर इंक्लिनेशन का मतलब होता प्रवृत्ति। इंक्लिनेशन के सिनोनिम डाल देता हूं मैं यहाँ पे, प्रोक्लिविटी कर सकते हो आप। इंक्लिनेशन का सिनोनिम कर सकते हो प्रोक्लिविटी, या टेंडेंसी कर सकते हो, टेंडेंसी। ठीक है, तो इस प्रायर का मतलब प्राथमिक होता है, तो पहले से ही इनका रुझान था, पहले से इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो हैरेस करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, द टू, इन दोनों को, पिता पुत्र को, एंड कोज सफरिंग, और इनको पीड़ा देंगे, सफर करवाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये इंक्लूजन था कि भाई इन्होंने नॉन अवेलेबल सेक्शंस को इसमें शामिल किया है लॉकडाउन वायलेशन के लिए, ये दर्शाता है, ये संकेत देता है कि परवर्स और प्रायर इंक्लिनेशन था इनका, पहले से ये चाहते थे, इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि इन दोनों को प्रताड़ित करना चाह रहे थे, इनको सफर करवाना चाह रहे थे। द टॉप ब्रास का मतलब टॉप ऑफिशियल, किसी भी संगठन का टॉप अधिकारी जो होता है, बॉस जो होता है, उसको ब्रास बोलते हैं। तो पुलिस महकमे का जो बड़े अधिकारी हैं, टू, वो भी, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, विल हैव टू मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी अ लॉट, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ेगा। आई शिल हैव टू विजिट द प्लेस, मुझे विजिट करना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच मीन यू वॉन्ट टू कन्वे द थिंग्स दैट आर डन अंडर कंपल्सन। अगर आप कोई चीज अंडर कंपल्सन दर्शाना चाहते हो कि यू विल हैव टू डू, इट मीन्स दैट देन यू विल हैव टू यूज विल हैव टू और शैल हैव टू एज पर द गिवन सब्जेक्ट। बियर रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी निभाना,
ठीक है, जिम्मेदारी उठाना। तो जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं जैसे एसपी है, डीआईजी है, आईजी है, तो इनको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा फॉर दिस एट्रोसिटी, इस क्रूरता के लिए। एट्रोसिटी क्रूएल्टी को बोलते हैं, इस क्रूरता के लिए। एज इट इंडिकेट्स, कारण क्या है, क्योंकि ये दर्शाता है अ सिग्नल फेलियर, कि ये एक प्रकार से एक संकेत है कि ये क्या हुआ है, फेलियर है, कि आपने गलत, मतलब सिग्नल फेलियर मतलब कि आपके द्वारा कोई संकेत दिया गया, टॉप ब्रास या टॉप अधिकारियों ने कोई संकेत इनको दिया कि ऐसा करना है, तो आपने जो दिया वो उसका फेलियर, मतलब उसमें असफल रही है पुलिस। टू ले डाउन नॉर्म्स, ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, कोई नियम आदि निर्धारित करने को बोलते हैं। नॉर्म्स का मतलब नियम है। फॉर पुलिसमैन, तो पुलिस वालों के लिए जो नियम निर्धारित हैं उनमें आपके द्वारा दिए गए संकेत में फेलियर हुआ है। ऑन द फील्ड टू हैंडल लॉकडाउन वायलेशंस, और पुलिस वाले जो कि फील्ड में थे और किसके लिए थे कि वो हैंडल करें लॉकडाउन उल्लंघन को, हैंडल करें विद ह्यूमननेस, किसके द्वारा हैंडल करें, बिल्कुल मानवीयता के साथ। ह्यूमननेस का मतलब दयालुता, मानवीयता मतलब मानवीयता, ऐसा नहीं है कि आप जानवरों की तरह व्यवहार करें इंसानों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे जो टॉप ब्रास हैं, पुलिस महकमे के टॉप अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी इस क्रूरता के लिए, क्योंकि ये बात एक संकेत करती है कि आपने जो उनको सिग्नल दिया होगा उसमें फेलियर था, कहीं ना कहीं आपने गलत आदेश इनको दिए होंगे, आपने सही ढंग से समझाया नहीं होगा कि लॉकडाउन के वायलेशंस को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आप मानवता का परिचय दें, मानवीय गुणों को नहीं छोड़ें, जानवरों की तरह बर्ताव ना करें, ये संकेत शायद आपने सही ढंग से नहीं दिया। तो ये आपका आज का आर्टिकल था, क्रिटिकल टोन इसकी कह सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे पुलिस महकमे की क्रिटिसाइज किया है लेखक ने। रिवीजन की बात करें, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का मतलब होता है बाहर निकाल देने की प्रक्रिया, एक्सपेल होता है, एक्सपेल से बनता है एक्सपल्सन, ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब है। इसको जोड़ेंगे एविक्शन से, बाहर निकाल देने की प्रक्रिया। प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा होता है, तो अनाउंसमेंट हो जाएगा। गार्नर का संग्रहित करना, गेट इंफॉर्मेशन भी होता है, तो कलेक्ट करना। जेन्यूफ्लेक्ट का मतलब सम्मान देना, कल के ही एडिटोरियल में था, रेस्पेक्ट। शीन का मतलब चमक, तो शाइन। ये सब इसके रिवीजन में हमने दोनों सेक्शन, दोनों जो कॉलम्स उनको मैच करना सीख लिया है। आगे देखेंगे तो ट्रांसलेशन है। पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में चीन के राजदूत सन विडोंग ने कहा कि भारत और चीन अपने मतभेद सुलझाने में समर्थ है। किसने कहा है, ये सब्जेक्ट है इसका, चीन का राजदूत जो है सन विडोंग, और इसने क्या किस में कहा है, एक साक्षात्कार में, तो पहले जोड़ दिया इन एन इंटरव्यू टू पीटीआई, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। तो इंटरव्यू दिया पीटीआई को, उसमें अब चाइना के राजदूत, चाइनीज एम्बेसडर, नाम क्या है, सन विडोंग, उन्होंने क्या कहा, सैड, दैट लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ तो कोई खास बात नहीं है, कि भारत और चाइना अपने मतभेद सुलझाने में समर्थ है। अब अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, भारत और चाइना, तो इंडिया एंड चाइना। एबल हैं आप कहोगे तो आर एबल, लेकिन चूंकि सैड आ गया है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वर एबल। किस चीज में, तो ये मैनेज करने में, क्या, अपने मतभेद, मतभेद क्या होते हैं, डिफरेंसेस। बात समझ में आ गई। आप यहां पे ऐसे भी कर सकते थे, रिजोल्व देयर डिफरेंसेस, रिजोल्व का मतलब होता है सुलझाना। तो पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में, तो ये तो हो गया इन एन इंटरव्यू टू पीटीआई। फिर सब्जेक्ट था चाइनीज राजदूत सन विडिंग, तो ये लिख दिया। इन्होंने क्या कहा, तो कहा, दैट लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं है। आगे नया क्लोज स्टार्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भारत और चाइना है, तो इंडिया एंड चाइना। मतभेद सुलझाने में समर्थ है, तो आर एबल होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे कहा पास्ट में है तो मैंने वर एबल कर दिया। वर एबल टू मैनेज करना या सॉर्ट आउट करना या रिजोल्व करना, क्या, डिफरेंसेस, मतभेद। नेक्स्ट की बात करेंगे। बहस पिछले मंगलवार को तब शुरू हुई जब भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि मोदी पर सीधे हमले की बजाय मोदी सरकार की नीतियों को लक्ष्य कर सकते हैं। बहस तब शुरू हुई, बहस मतलब जो ये बहस है वो निश्चित है क्योंकि शुरू हुई, पास्ट की बात कर रहा है डेफिनेटली। तो द डिबेट स्टार्टेड, शुरू हुई कब, लास्ट ट्यूसडे। तब शुरू हुई जब, तो व्हेन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कहा, सेड। यहां तक की पार्ट आपको आना चाहिए था। तो बहस तब शुरू हुई, द डिबेट स्टार्टेड, है ना, लास्ट ट्यूसडे, पिछले मंगलवार को। तब शुरू हुई जब, तो वैन लगा दिया। जब वैन लगता है शुरू में तो इसका अर्थ होता है कब, जब बीच में लगाते हो तो जब या तब, इस प्रकार का अर्थ देगा। तो द डिबेट स्टार्टेड लास्ट ट्यूसडे वैन भूतपूर्व यूनियन मिनिस्टर आरपीएन सिंह, यहां तो कुछ किया ही नहीं है, भूतपूर्व को फॉर्मर बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर बोलते हैं, आरपीएन सिंह इनका नाम है। कहा तो सैड, की लगाओ तो दैट लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या, पॉलिसीज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, की मोदी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी के लिए कुड लगा सकते हैं, कुड बी टारगेटेड, पैसिव वॉइस हो गया। किसकी बजाय, मोदी पर सीधे हमले की बजाय। तो इंस्टीड ऑफ माउंटिंग डायरेक्ट अटैक्स ऑन मिस्टर मोदी,
अटैक्स यहाँ पे नाउन है, इस कारण से ओन लग रहा है, तो सीधे इन पर अटैक करने की बजाय ऐसा कर सकते हो तो के बजाय को इंस्टीड ऑफ बोलते हैं। तो इंस्टीड ऑफ लग गया तो माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अटैक किए हैं, तो उसके लिए माउंट मतलब बढ़ाना भी हो सकता है, तो माउंटिंग डायरेक्ट अटैक्स ऑन मिस्टर मोदी। ठीक है जी। एक और था यहाँ पे के संजीता चानू, जिन्हें हाल ही में डोपिंग के आरोपों से मुक्त किया गया, को 2018 का अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। तो पहली बात तो के संजीता को मिलेगा, तो के संजीता या चानू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब इनका परिचय दिया गया, जिन्हें हाल ही में डोपिंग के आरोपों से मुक्त किया गया है, तो आरोप मुक्त करने को बोलते हैं एक्सोनरेट। आप चाहते यहाँ पे तो आप कर सकते थे एक्विट, एक्विट भी कर सकते थे, ये भी आरोप मुक्त करना ही होता है। ठीक है, तो इनको आरोपों से मुक्त किया गया, तो हु वॉज किया गया, पास्ट में आ गया तो पैसिव वॉइस, हाल ही में रिसेंटली एक्सोनरेटेड, और क्या ऑफ डोपिंग चार्जेस। ठीक है, तो के संजीता चानू ये तो नाम हो गया। अब इनके लिए लगा जिन्हें, तो हु, क्योंकि पर्सन जब होता तो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाते हैं। वॉज रिसेंटली एक्सोनरेटेड, उन्हें हाल ही में आरोप मुक्त किया गया, किससे, डोपिंग चार्जेस से। इनको क्या मिलेगा, अब ये सीधा जोड़ दिया, चानू को मिलेगा, विल रिसीव, मिलेगा अर्जुन अवार्ड, किसके लिए, 2018 की। ठीक है, तो 2018 का अर्जुन पुरस्कार इनको मिलेगा, तो विल रिसीव। तो वैसे तो सब्जेक्ट ये था, ये वर्ब थी, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, बीच में केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी थी। तो ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ 26 जून का। कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे को हम एक न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, शाम 5 बजे ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।